हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और नया टॉपिक क्या है आपका? सेंटर ऑफ मास। आज हम सेंटर ऑफ मास आपको बताएंगे। द्रव्यमान केंद्र नया टॉपिक है, नया चैप्टर है और इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं और हिंदी में द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय की सारे वीडियो जो है खत्म हो चुके हैं, मीन्स चैप्टर उसका खत्म हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल से ख़त्म किया है चैप्टर को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है या फिर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस करिए ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र आज आपको हम समझाएंगे। ठीक है, उससे जस्ट पहले हम आपको कणों का निकाय क्या है, ठीक है, कणों का निकाय क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पहले हम आपको ये समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से पहले। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए क्या कणों का निकाय क्या होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बस सिर्फ हम आपको सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। वैसे ये बताओ, जो कणों का निकाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कण किन चीजों से मिलकर बनता है? पहले तो आपसे ये पूछते हैं, पिंड किन चीजों से मिलकर बनता है? भाई छोटे छोटे कणों से ही तो मिलकर बनता है पिंड। चलिए अब आपको हम फिगर बनाकर दिखाते हैं। ओके, ये छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, तो पिंड किन चीजों से मिलकर बनता है? भाई प्रत्येक छोटे छोटे कणों से ही मिलकर तो बनता है पिंड, है ना? क्या कि छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बनता है पिंड। ठीक है, तो वैसे ही हम आपको कणों का निकाय बताएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? छोटे छोटे कण जो है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। क्या कहते हैं? कण। क्या है ये क्या है? कण है और ये सारे पार्टिकल्स हैं, कणों हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे कण हैं। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब बहुत सारे कण और पार्टिकल का मतलब एक कण। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है लिखकर कि ये पार्टिकल है। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं तो आप भूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कणों का निकाय क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जो कण हैं, छोटे छोटे कण, इन छोटे छोटे कणों से मिलकर पिंड बनता है। या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल सा कि प्रत्येक पिंड जो है असंख्य कणों से मिलकर बनता है ना। यही तो, प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है, मतलब अनगिनत। क्या आप गिन सकते हैं उन कणों को? नहीं, मैं भी नहीं गिन सकता। ठीक है,
तो छोटे छोटे कण होते हैं। आपने कभी देखा होगा जब सूर्य नारायण की किरणें जब सुबह सुबह सूर्य भगवान की किरणें जब पड़ती हैं तो कोई झाड़ू लगा होता है या फिर कोई तेज से चद्दर झटकता है तो उसमें से क्या उड़ते हैं, धूल के कण उड़ते हैं। और जब वो रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, या फिर आप टार्च ही रात में दिखा लीजिए और रात की मैं बात कर रहा हूँ, रात में आप चद्दर झटकिए और उसमें टार्च दिखाइए सामने से, तो देखिएगा कि इतने छोटे छोटे कण वो क्या है, पार्टिकल ही तो हैं, वो भी पार्टिकल ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पार्टिकल ही कहलाएंगे। उसी तरह भाई आप ईंट का जो बनता है, मिट्टी का पहले बनता है तो छोटे छोटे कणों से ही तो मिलकर बनता है क्या, ईंट। ठीक है, कच्चा ईंट, फिर इसके बाद उसको पकाया जाता है। तो मान लीजिए लोहा है, गोले आकार का मान लीजिए लोहा है, वो भी जो है छोटे छोटे कणों से ही मिलकर तो बना है। बताइए भाई, अब ये भी आप मान लीजिए क्या, पानी ही लीजिए कि बूंद बूंद से, छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भर जाता है, ये भी आपने सुना होगा। तो भी लगभग क्या हो जाता है, इसी तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा पिंड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कणों का निकाय समझा रहे हैं और उसी के साथ आपको कण भी मालूम होना चाहिए और पिंड किससे मिलकर बनता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कणों का निकाय क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये भी समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक, भाई बहुत सारे हैं, कण बहुत सारे हैं ना, तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दो या दो से अधिक कणों के निकाय का ऐसा समूह, ये समूह ही तो है भाई, ये ग्रुप ही तो है, ऐसे हमने कर दिया। और ये क्या है, कणों का क्या है, समूह है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह, किसका समूह, कणों का। भाई दो या दो से अधिक पार्टिकल्स, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे एक दूसरे पर या फिर जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें, एक दूसरे पर बल F आरोपित करें। ठीक है, एक दूसरे पर बल आरोपित करें, F भी तो है, फोर्स से डिनोट करते हैं भाई, सॉरी फोर्स को हम F से ही तो डिनोट करते हैं। ठीक है सॉरी, तो क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो सब एक दूसरे पर क्या क्या लगा रहे हैं, आरोपित बल आरोपित कर रहे हैं। क्या बल आरोपित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं, कणों का निकाय कहते हैं, या इस प्रकार के कणों के समूह को क्या कहते हैं, कणों का निकाय कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें, कणों का निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, कणों का निकाय कहलाता है। अब मैं लिख रहा हूं दो या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें। क्या करें? बल आरोपित करें। कणों का निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? कणों का निकाय कहलाता है। क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप, कई पार्टिकल्स का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें, फोर्स लगाएं, मतलब बल आरोपित करें, कणों का निकाय कहलाता है। कणों का निकाय कहलाता है। अब प्रत्येक पिंड बना दे रहा हूं, ये पिंड, ये पिंड, ये पिंड, बहुत सारे हैं। तो ये क्या है देख लीजिए आप। प्रत्येक पिंड प्रत्येक पिंड, बहुत सारे पिंड इसलिए बना दिए गए हैं, बनाया है हमने कि आपको ये न लगे कि जो है भाई प्रत्येक पिंड बता रहे हैं सर जी, है ना। तो प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कण है ना इसमें 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 इसमें। अब भाई कोई पिंड ले लो आप, ठीक है, और उसको आप सपोज करो, ठीक है, देखो उसको, और फिर उसके बाद जो है उसको फोड़ दो। मान लीजिए आप कांच ले लें आप, ठीक है, जो बिल्कुल सॉलिड टाइप का हो, खोखला ना हो कांच, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, गिर जाता है तो इतने टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसको गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उनको भी क्या कहेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही तो पूरा एक कांच बनता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी, तो प्रत्येक पिंड, याद रखना कि प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब भाई न्यूटन के गतिका के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, और दूसरी बात, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि जो इसमें मैंने बताया आपको कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित, भाई बल आरोपित कर रहे हैं ना, तो दो जो कण एक दूसरे पर जो बल आरोपित कर रहे हैं, इस बल को हम आंतरिक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? आंतरिक बल। ये बल आंतरिक बल कहलाते हैं, इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। जो कण एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं, इस बल को हम आंतरिक बल कहते हैं। और इस आंतरिक बल के बारे में अब बता रहे हैं हम आपको कि
न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार जब कण एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं तो क्या होता है? न्यूटन के गति के नियमानुसार इनका परिमाण बराबर होता है तथा दिशा विपरीत होती है। परिमाण बराबर होता है तथा दिशा विपरीत होती है। अतः आंतरिक बल के युग्म परस्पर निर्जित हो जाते हैं और आंतरिक जो बल है इनका परिणामी जो है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेगेटिव के बराबर मतलब शून्य हो जाता है। ठीक है, आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या कि जो आंतरिक बल है ये, ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार मैंने फिर से आपको बताने का प्रयास किया है। फिर से बता रहे हैं आपको कि न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार जो एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं परिमाण में ये बराबर तथा इनकी दिशा क्या होती है? चेंज होती है, परिवर्तित रहती है। ठीक है, और अतः जो आंतरिक बल हैं इनके युग्म परस्पर निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, अतः इनका परिणामी शून्य हो जाता है। क्या रहता है? शून्य होता है। आंतरिक बलों का परिणामी शून्य होता है। अतः कोई कण जो है विरामावस्था अथवा गति की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए या फिर गति की अवस्था को या विरामावस्था में परिवर्तन करने के लिए, गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए और विरामावस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। भाई विरामावस्था में रखी कोई वस्तु बिना बाह्य बल लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है और कोई वस्तु गति अवस्था में है तो बिना बल लगाए वो रुक नहीं सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कणों का निकाय समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी कणों का निकाय का डेफिनेशन लिख दिया है ताकि मैं बोलते समय आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम आपको सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे। अब हम द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे और ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको बताएंगे सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास मीन्स द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान केंद्र टॉपिक भी है और द्रव्यमान केंद्र चैप्टर भी है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र चैप्टर के अंतर्गत हम द्रव्यमान केंद्र का टॉपिक भी पढ़ेंगे। भाई द्रव्यमान केंद्र होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे ना। तो आपको हम पहले ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भौतिक निकाय की ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति, किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को उससे संबद्ध एक निश्चित बिंदु, उससे संबंध लगाओ या न लगाओ, आप ऐसे भी सिंपल से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो किसी, क्या बताया मैंने कि किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को
ट्रांसलेटरी मोशन को उससे संबद्ध एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा, एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उस निश्चित बिंदु की गति को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, याद हो गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बुक वाला भी नहीं मिला है, या फिर बुक वाले को मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है, कि नहीं मैं बुक से पढ़ के आया हूँ तो आपको वही बता दूँ, नहीं, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है और कुछ अलग से आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अपने तरीके से, ठीक है। तो किसी भौतिक निकाय को स्थानांतरीय या फिर किसी भौतिक निकाय के स्थानांतरीय गति को उससे संबद्ध एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु को अर्थात इस निश्चित बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कण है और कण को हम हवा में फेंकते हैं तो इस कण का पथ परवलयाकार हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक हथौड़ा ले लेते हैं जिससे हम लोग कील ठोकते हैं, उस हथौड़े की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक हथौड़ा ले लेते हैं और उसको हवा में हम फेंकते हैं तो घूर्णन के कारण कण का जो क्या पथ है, घूर्णन के कारण कण का जो पथ है वो अत्यंत जटिल होता है तथा क्या होगा, जो बिंदु C होगा, जो निश्चित बिंदु C होगा वो क्या होगा, उसका पथ परवलयाकार होगा। आपको मैं एग्जाम्पल के दौरान आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। ओके, भाई हथौड़ा ऐसे ही तो होता है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये, इसका ये, और ये ऊपर हवा में फेंकते हैं तो पथ क्या हो जाता है इसका, ये है। और इसका द्रव्यमान केंद्र ये है और द्रव्यमान केंद्र ये है, ओके। और इसका द्रव्यमान केंद्र ये है और यहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र ये है। ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये C से इसको करते हैं, इसका
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हथौड़ा ले लेते हैं, हथौड़े को हम हवा में फेंकते हैं, ठीक है। तो घूर्णन के कारण, रोटेशनल के कारण हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जब हम सेंटर ऑफ मास को खत्म करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है आपका वो रोटेशनल मोशन ही है, घूर्णन गति ही है। आपको वहां पर हम घूर्णन गति समझाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशनल की बात आई है तो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि घूर्णन के कारण क्या होता है। घूर्णन के कारण जो कण हैं, ठीक है, कण का पथ इनका अत्यंत जटिल होता है तथा जो बिंदु C है, ये बिंदु C है, दिख रहा होगा आपको, बिंदु C का पथ परवलयाकार है, बिंदु C का पथ परवलयाकार है, ठीक है। अतः गति के नियमों के अनुसार हथौड़े की जो गति है वो बिंदु C प्रदर्शित करती है, हथौड़ी की जो गति है वो बिंदु C से प्रदर्शित होती है। और इस बिंदु C को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। बिंदु C को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम C से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको CM भी कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास C से भी डिनोट करते हैं और इसको CM से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये CM वो वाला CM ना समझ लेना चीफ मिनिस्टर, नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को CM से भी डिनोट करते हैं और C से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ये द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है। किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। क्या, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। इसे हम C अथवा CM से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम बताते आपको, हम लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए निकाय का, इसका निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र को
सी अथवा सीएम से डिनोट करते हैं। सी अथवा सीएम से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ लिए होंगे परिभाषा क्या कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जिस पर स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। इसको हाईलाइट मैंने इसलिए किया क्योंकि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं ये। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र को हम सी अथवा सीएम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे सेंटर ऑफ मास में तो हम सी अथवा सीएम का यूज करेंगे। फिर आप वहां डाउट मत होइएगा ये सी कहां से आ गया, सीएम कहां से आ गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कायदे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए पूरा। और द्रव्यमान केंद्र एग्जाम्पल सहित पेपर में पूछा भी जाता है, कहा जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आप हथौड़े का उदाहरण ले लीजिएगा और आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि आपको द्रव्यमान केंद्र समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र आवश्यक नहीं है कि वो द्रव्यमान हो। क्या द्रव्यमान केंद्र मतलब यह आवश्यक नहीं है, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जो द्रव्यमान केंद्र जो है द्रव्यमान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए द्रव्यमान ही द्रव्यमान केंद्र है, नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये 11th की क्लास कंटिन्यू चल रही है, आप ज्वाइन करिए और डेली का डेली जो है क्लास चल रही है, आप पीछे ना हो, आपका कुछ कोर्स ना छूटे। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, लगभग आप मैं जो बोलता हूँ आप के लिए वो पेपर के लिए या आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं।